सबसे पहले हम आपको बेईमानी का वो कच्चा चिट्ठा दिखाएंगे जिसका पूरा हिसाब किताब हो रहा है। अब तक तो सिर्फ यही बातें बाहर आई थी कि जो लोग चढ़ावे की चोरी कर रहे थे उन्होंने जमीनें, दुकानें, महंगी गाड़ियां खरीदी थी। लेकिन आज पहली बार यह बात सामने आई कि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से कितना चोरी का पैसा बरामद किया। हम आपको पूरी लिस्ट बताएंगे। अविनाश शुक्ला से शुरू करते हैं। ये वही आरोपी है जो चढ़ावे में मिले कैश और आभूषणों का हिसाब रजिस्टर में लिखता था। पुलिस को इसके पास से सबसे ज्यादा 20,39,220 रुपए नकद बरामद हुए। 1,121 अमेरिकी डॉलर इसके पास से मिले हैं। कीमत 1,06,500 रुपए होती है। चांदी जैसी 159.54 ग्राम धातु बरामद हुई है। क्योंकि देखिए अभी सीधा चांदी इसको पुलिस नहीं कह रही है, क्योंकि पहले जांच होगी चांदी है या नहीं है। ऐसे ही सोने के लिए भी उन्होंने अलग रंग लिखा है। 8.14 ग्राम की एक चेन बरामद हुई है। संभवतः किसी श्रद्धालु ने राम मंदिर में दान की होगी, हालांकि अभी तो चेकिंग होनी है। और इस चढ़ावा चोर के पास से पुलिस को एक सोने की अंगूठी भी मिली है, वजन 3.44 ग्राम। चढ़ावा चोर का नाम याद रख लीजिए, जिसने राम मंदिर में होते हुए भगवान श्री राम को अर्पित चढ़ावा चुराने का जिस पर आरोप है। तो ये हो गया पहला आरोपी जो फिलहाल आप देख ही रहे हैं, अविनाश शुक्ला, सबसे ज्यादा रकम जिसके पास से बरामदगी की गई है। दूसरे चढ़ावा चोर के आरोपी का नाम है करुणेश पांडे, जो चढ़ावे में मिले नकद की गिनती का काम करता था। इसके पास से पुलिस को मिले हैं 18,07,063 रुपए कैश। सबसे दिलचस्प क्या है, 500 के 3600 नोट, 33 नोट, अगला आप देख रहे हैं जो 200 रुपए का, और ऐसे ही सिक्के भी मिले हैं। अब तीसरा चढ़ावा चोर के आरोपी का नाम है अनुकल्प मिश्रा। चढ़ावे की गिनती के दौरान गणना कक्ष में मौजूद रहते थे। अब ये अनुकल्प मिश्रा गणना कक्ष में मौजूद रहता था। आप चेहरा देखिए, उम्र सोचिए। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा 16,82,000 रुपए 40 रुपए कैश, 2,853 नोट 500 के। चौथा चढ़ावा चोर का नाम है लवकुश मिश्रा, और यह भी अनिल मिश्रा के रिश्तेदार है और अनुकल्प मिश्रा का जीजा। इसके पास से पुलिस को 14,25,000, ये लवकुश मिश्रा है। तो एक और रिश्तेदार मिश्रा, अनिल मिश्रा, लवकुश मिश्रा, आपने देख लिया। 500 के 2,850 नोट। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि जो चोरी होती थी उसमें 500 के नोटों की गड्डियों में ही सबसे ज्यादा सेंध लगाई जाती थी। क्यों? कम होता था, वैल्यू ज्यादा। होता यह था कि चढ़ावे की गिनती के दौरान 500 के नोटों को अलग कर दिया जाता था। इसके बाद 500 के 100 नोटों की गड्डियां बनाई जाती थी और आरोप है कि इन गड्डियों में एक्स्ट्रा नोट्स डाल दिए जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि गिनती के बाद जब इन गड्डियों के वाउचर्स बनते थे तो उनमें यह देखा जाता था कि गड्डियां कितनी हैं। भाई 500 की इतनी गड्डियां लिख दिया गया। अब 500 की उन गड्डियों में जो वैल्यू है वो सब में सेम है या अलग है, ये तो देखा ही नहीं जा रहा था। और इसी बात का फायदा उठाकर ये चढ़ावा चोर एक्स्ट्रा नोट 500 की गड्डियों से चुरा लिया करते थे बाद में। और पुलिस ने भी जब इनके घर और दूसरे ठिकानों पर छापा मारा तो वहां से 500 के नोट ज्यादा बरामद। जैसे पांचवें चढ़ावा चोर का नाम है, जो चढ़ावा चोरी के आरोपी हैं उनका नाम है मनीष कुमार यादव, जो चढ़ावे की गिनती में हर रोज मौजूद होता था। ये देखिए मनीष कुमार यादव। इसके पास से पुलिस को 2 लाख रुपए नकद बरामद हुए, जिनमें सबसे ज्यादा 270 नोट 500 के हैं और बाकी आप देख रहे हैं 105 नोट 200 रुपए के, 400 नोट 100 रुपए के। छठे चढ़ावा चोर के आरोपी का नाम है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, और लवकुश मिश्रा इसी टिन्नू यादव का भतीजा है। टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था, जिसे चंपत राय ने राम मंदिर में नौकरी दी। इसके पास से 1 लाख रुपया कैश मिला है, जिसमें 500 रुपए के 180 नोट मिले हैं, 100 रुपए के कुल 100 नोट मिले हैं। ये सारा पैसा टिन्नू यादव के हॉस्टल से बरामद हुआ, जो अयोध्या में गंगा हॉस्पिटल के पास है। सातवां चढ़ावा चोर आरोपी का नाम है रमाशंकर मिश्रा, जिसके नाम पास से 7,32,170 रुपया मिला है।
कैश, 2 सफेद धातु के सिक्के बरामद हुए हैं, एक बिछुआ मिला है जिसका वजन 24.72 ग्राम है। ये पुलिस ने दरअसल अब पूरी लिस्ट सौंपी है आगे, उसी से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और ये सब चढ़ावे का सामान था जिसे इन चढ़ावा चोरी के आरोपियों ने राम मंदिर में रहते हुए चुरा लिया। अब सोचिए कि जब ये मामला सामने आया था तब इस देश के करोड़ों राम भक्त यही प्रार्थना कर रहे थे कि ये सच ना निकले। एसआईटी गठित हुई तब भी कोई ये नहीं सोच रहा था कि इतने बड़े स्तर पर राम मंदिर के चढ़ावे पर हाथ साफ किया जा रहा होगा। भाई अभी तक तो पुलिस ने खुलकर तो कहा नहीं था कि इतनी बरामदगी हुई है। कभी यहां से खबर आती थी कि 5 लाख, एक बार वीडियो निकला था बस, फिर बीते दिन खबर आई लगभग 80 लाख की। अब तो पूरा ब्रेकअप आ गया, किसके पास से कितनी बरामदगी हुई है। लेकिन आज सबूतों के साथ ये चोरी साबित हो गई और आज का दिन शायद कोई राम भक्त नहीं भूल पाएगा। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ये चोरी सिर्फ राम मंदिर में नहीं हुआ, ये चोरी भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में हुई। वो जन्मभूमि जहां रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और जो इस देश के लिए सबसे ज्यादा पवित्र है। लेकिन उस जन्मभूमि पर इन लोगों ने इतना घिनौना पाप किया। और अब तो ये खबरें किसी सूत्रों के हवाले से नहीं आ रही हैं, अब तो आधिकारिक रूप से पुलिस के दस्तावेजों में जो पैसा बरामद किया गया है इन आरोपियों के घर से, उन सबका पूरा लिस्ट दे दिया गया है, पूरा ब्यौरा डाल दिया गया है। पुलिस के दस्तावेजों में यह सब कुछ अब अंकित है, जिससे साबित होता है कि यह पाप हुआ। सबसे बड़ा सबूत तो यह है, ये तस्वीरें हैं जो कौशलपुरी के एक प्रतिष्ठित योग केंद्र में मेरे सहयोगी समझ श्रीवास्तव ने खुद रिकॉर्ड की है। ये वही जगह है जहां चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ रहता था। जब हमारी टीम यहां पर पहुंची तो हमें एक संदूक मिला जिस पर राम राज्य कोष लिखा था और इस पर पेटीएम का एक क्यूआर कोड लगा था। जब हमने इस क्यूआर को स्कैन किया तो हमें राम राज्य कोष में दान देने का विकल्प दिखाई दिया और इससे यह भी सवाल खड़े हुए कि आखिर राम मंदिर का यह संदूक यहां इस योग केंद्र में कैसे आया और क्या पुलिस ने इसी संदूक से चोरी के पैसों को बरामद किया है। पहले देखिए। ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूं जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहाँ पर एक क्यूआर लगा है और राम राज्य प्रशासन यहाँ पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है। हम कोशिश करेंगे एक बार क्यूआर जो कोड है उसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और एक बार देखें कि आखिर क्या इसमें निकलकर सामने आता है। मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूँ और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहाँ पर इसको क्यूआर करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं इस पर क्यूआर करता हूँ तो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें। लेकिन ये जो राम राज्य कोष यहाँ पर लिखा होता है ये साफ बताता है कि कितना एक्टिव अविनाश शुक्ला जो इस वक्त जेल में है वो इस पूरे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि एक योगा सेंटर जहां पर वो रहता था, उसका भाई अभिषेक बता रहे हैं कि पढ़ा लिखा है और योग सीखता था, वो अपने भाई को 1.5 साल पहले यहाँ पर लाया। तो आखिर यहीं पर रहकर ये सारी चीजें की गई और आप अंदाजा लगाएं श्री रामचंद्र की आस्था को लेकर जिन लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया उस पैसे को यहाँ स्टोर किया गया। अब हम एक बहुत गंभीर सवाल पूछेंगे जो मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सवाल यह है कि क्या इस चोरी को मंदिर ट्रस्ट छोटा मोटा मामला बनाकर स्थानीय पुलिस की मदद से रफा दफा करना चाहता था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंपत राय को इस चोरी की खबर 26 मई से थी। इसके बाद 5 जून को आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या 5 जून को अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर छापा इसलिए मारा गया ताकि इसे छोटी मोटी चोरी का मामला बताकर बड़ी चोरी को छिपाया जा सके, और क्या ये पूरी साजिश रची जा रही थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मामले में अब बड़े पदाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। एक दिन पहले हमने आपको बताया था कि चंपत राय के चक्कर में राम मंदिर में क्या क्या हुआ, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या इस चोरी में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के सदस्य अनिल मिश्रा भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पुलिस को सबसे ज्यादा शक अनिल मिश्रा पर है।
अनिल मिश्रा की तस्वीरें दिखा दीजिए। एसआईटी ने भी अनिल मिश्रा पर कई सवाल उठाए हैं और क्यों उठाए हैं उसकी भी पूरी कहानी आपको बताते हैं। शक का पहला कारण यह है कि गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों में 2 आरोपी तो अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। अनुकल्प मिश्रा, जिसकी नौकरी अनिल मिश्रा ने खुद लगवाई थी, जबकि अनुकल्प मिश्रा ने अपने जीजा लवकुश मिश्रा को वाराणसी की उस एजेंसी में भर्ती कराया था जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चढ़ावा गिनने का ठेका दिया। दूसरा कारण यह है कि जब राम मंदिर का चढ़ावा गिना जाता था तब चढ़ावे की गिनती और उससे संबंधित प्रक्रिया में अनिल मिश्रा का सीधा दखल होता था। यह भी आरोप है कि गिरफ्तार हुए सभी 8 आरोपियों ने इस चोरी में अनिल मिश्रा का भी नाम लिया। शक का तीसरा बड़ा कारण वो ये कि मंदिर ट्रस्ट ने जिन लोगों को नौकरी पर रखा था उनमें सबसे ज्यादा 125 लोगों की भर्ती अनिल मिश्रा ने की, जो उनके जानने वाले, रिश्तेदार या उनके परिचित लोग थे। चंपत राय और गोपाल राव ने अपनी सिफारिश से जिन लोगों को नौकरी पर रखा उनकी संख्या अनिल मिश्रा द्वारा रखे गए लोगों की संख्या से आधी थी। इससे यह सवाल पैदा होता है कि क्या अनिल मिश्रा ने मंदिर प्रबंधन में अपनी व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की। शक का चौथा कारण, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारी लाने की मांग की थी, तब सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? अनिल मिश्रा ने। और चढ़ावा गिनने वाले इन सभी कर्मचारियों को बदलने की प्रक्रिया रुकवा दी अनिल मिश्रा ने। अनिल मिश्रा पर यह आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इसका शक जताया है और एसआईटी का यह भी मानना है कि अनिल मिश्रा की संपत्ति में पिछले कुछ सालों से तेजी वृद्धि हुई है। अनिल मिश्रा पर शक का आखिरी और सबसे बड़ा कारण यह है कि मंदिर ट्रस्ट ने जितनी भी जमीनों को ज्यादा दाम पर खरीदा उन सभी सौदों में यही अनिल मिश्रा गवाह के रूप में शामिल थे। नाम ना बताने की शर्त पर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि जमीन की खरीद संबंधी फैसले सभी ट्रस्टियों की जानकारी के बिना लिए गए थे और इनमें भी अनिल मिश्रा मनमानी कर रहे थे। यहां यह भी देखिए कि अनिल मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कैसे बने, इतना महत्वपूर्ण पद कैसे मिला। डॉक्टर अनिल मिश्रा का जन्म 1958 में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के पतौना गांव में हुआ था। उन्होंने 1981 में ब्रिज किशोर होम्योपैथी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके बाद वो सरकारी सेवा में आ गए। होम्योपैथी डॉक्टर थे। कहते हैं कि संघ से नजदीकी के कारण वो हमेशा चर्चा के केंद्र में रहे। सुल्तानपुर और गोंडा जिलों में उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम किया। सरकारी सेवा के आखिरी सालों में वो उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार भी रहे। लेकिन डॉक्टर की नौकरी के साथ साथ उनके जीवन में एक और धारा लगातार चल रही थी और वो थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम। डॉक्टर अनिल मिश्रा बचपन से ही संघ से जुड़े रहे। धीरे धीरे संगठन में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई। उन्होंने पहले अयोध्या में जिला कार्यवाह के रूप में काम किया। इसके बाद वो संघ के विभाग कार्यवाह बने, फिर सह प्रांत कार्यवाह बने और आखिर में अवध क्षेत्र के प्रांत कार्यवाह की जिम्मेदारी तक पहुंच गए। संघ में प्रांत कार्यवाह का पद बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो पूरे क्षेत्र के संगठनात्मक कामकाज का नेतृत्व करता है। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौर में डॉक्टर अनिल मिश्रा संघ के विश्वसनीय कार्यकर्ताओं में गिने जाते थे और उस समय उनके पास एक मारुति 800 कार थी जिससे वो संघ और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अयोध्या में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते थे और यहीं से बीजेपी में भी उनके अच्छे रिश्ते बनते चले गए। जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया, उस समय डॉक्टर अनिल मिश्रा संघ के प्रांत कार्यवाह थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और उनके लंबे अनुभव और आंदोलन से जुड़े योगदान को देखते हुए उन्हें ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया। जनवरी 2024 में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब 7 दिन तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी को ही यजमान बनाया गया था और ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उस वक्त उन्होंने पूरे 7 दिनों तक सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया, लेकिन यजमान बनने वाले यही अनिल मिश्रा आज सवालों के घेरे में है और चंपत राय के साथ बहुत जल्द पुलिस उनसे भी अब पूछताछ करने वाली है, क्योंकि चंपत राय से तो पूछताछ हो चुकी है
लेकिन अभी अनिल मिश्रा को नोटिस जारी हो चुका है पूछताछ के लिए। खैर, इस बेईमानी पर हमें हिंदी साहित्य के सबसे बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का वो कथन याद आता है, जिसमें एक बार उन्होंने कहा था कि हर आदमी बेईमानी की तलाश में है और हर आदमी चिल्लाता है कि बड़ी बेईमानी है। और सोचिए, उन्होंने कैसी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बैठने वाली सटीक बात कही थी। ये देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आई है, जहां एक ट्रक से टक्कर होने के बाद हरिद्वार से इंदौर जा रही स्लीपर बस में आग लग गई। इस घटना में 8 लोग जिंदा जलकर मर गए। 8 लोगों का मतलब है 8 परिवार। हम बयान नहीं कर सकते कि इन 8 परिवारों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। हर कोई आपको यही बताएगा कि यह हादसा है, पुलिस भी यही कह रही है, ड्राइवर को नींद की झपकी आई, सड़क दुर्घटना हुई। लेकिन हकीकत में यह इस घटना का आधा सच है। पूरा सच यह है कि इन 8 लोगों को बेईमानी ने जलाकर मारा है, वो बेईमानी जो दीमक बन गई है। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो इस बस के स्टोरेज बॉक्स में सिगरेट के पैकेट से भरे कई कार्टन रखे गए थे। जब हादसा हुआ, आग की लपटें इन सिगरेट के पैकेट्स तक पहुंची तो इस आग ने भयानक रूप लिया। 8 लोग जिंदा जलकर मर गए। अफसोस की बात यह है कि बस में सिगरेट के इन कार्टन्स को टैक्स बचाने के लिए रखा गया था, यानी यहां भी बेईमानी। हमारे देश में हर रोज सड़कों पर ऐसी हजारों बसें चलती हैं जिनमें जीएसटी बचाने के लिए चोरी छिपे कई सामान भेजा जाता है, और ये सिगरेट के कार्टन भी टैक्स बचाने के लिए चोरी छिपे इस बस में हरिद्वार से इंदौर भेजे जा रहे थे। अगर हम ये मान लें कि 6 कार्टन का भी इस बस के एक स्टोरेज बॉक्स में रखा गया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 30,000 रुपए की जीएसटी चोरी के लिए, 30,000 की जीएसटी चोरी के लिए इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, 8 लोग जिंदा जल गए। और यही है इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू। देखिए, भाई इससे भी ज्यादा सीरियस हो रहा सिगरेट के पैकेट्स हैं, ये सिगरेट के पैकेट्स पार्सल में रख के जा रहे थे और इस तरह से ज्वलनशील पदार्थ भी था। सिगरेट के ही सिगरेट के पैकेट हैं, जहां देखिए वहां सिगरेट के पैकेट हैं। ये देखिए, सारे पूरे डिक्की में बस में सिगरेट भरे हुए थे, यानी अवैध तरीके से बस संचालक इसमें सिगरेट का परिवहन कर रहा था, ज्वलनशील पदार्थ का। और ये हादसा हुआ है इतना दर्दनाक। आप देखते जाइए, बाहर दिखाया, आप अंदर देखिए किस तरह से सिगरेट ही सिगरेट के सारे यहाँ पर पैकेट्स आपको मिलेंगे। और इस तरह से कागज के बंडल हैं, ये भी लेके जाए जा रहे थे, जहां पर आपको दिखाई देगा। हम आपको इधर दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बार बार सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठता है, लेकिन सवाल उठता है कि किस तरह से बस यहाँ पर यमदूत बन के दौड़ रहे हैं सड़कों पर, किस तरह से पूरी की पूरी बस पिघल गई है। और इस तरह से जितने भी सीट हैं या जो भी फोम था वो सब पिघल गया है, बस लोहे लोहे बचे हैं यहाँ पर। और नीचे देखिए, ये सारे सिगरेट के आपके पैकेट्स नजर आ रहे हैं। ये पुलिस वाले हैं जो यहाँ पर सर्च कर रहे हैं इस मलबे में कि कहीं कोई कुछ बचा तो नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये चोरी किस तरह से सिगरेट की हुई है। तो ये घटना घटी जिसके बाद ये पता चला है विकराल रूप इस पूरी घटना का रहा। ऐसी चोरी लेकिन हर दिन होती है, इसके लिए बाकायदा रिश्वत दी जाती है। जब बिना बिल और रसीद के कोई सामान बसों के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचता है तो सरकार को पता नहीं चलता कि उस सामान की बिक्री हुई है, और इससे उस सामान पर भरा जाने वाला जीएसटी चोरी कर लिया जाता है। सिगरेट, तंबाकू से जुड़े उत्पादों में ये चोरी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इन पर सबसे ज्यादा 40% का टैक्स लगता है। अगर सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो सितंबर 2025 में दिल्ली की एनफोर्समेंट टीमों ने खुद बताया था कि मजनू का टीला, अक्षरधाम, कश्मीरी गेट, आनंद विहार से जो बसें दूसरे राज्यों में जाती हैं उनमें ऐसे सामान को चोरी छिपे भेजा जाता है जिस पर जीएसटी की चोरी होती है। और ये सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में हो रहा है, और तब हो रहा है जब सब इसके बारे में जानते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि अब इस बेईमानी को जैसे हमारे समाज, हमारे सिस्टम ने स्वीकार कर लिया है। देखिए,
बस में आग लग गई और सर हमारे सामने सर जिंदा जल गई सर। सर चिल्लाती थी, सर बचा नहीं पाए उसको। आग इतनी पकड़ गई एकदम, जो पास नहीं जा सकते। हमारे आंखों के सामने लोग जिंदा जल गए बस के अंदर। बहुत भयंकर, बड़ा भयंकर हादसा था। इस घटना का एक और दर्दनाक पहलू यह है कि जब ये स्लीपर बस चल रही थी तब कई लोगों ने इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। यह मुद्दा हम बार बार ब्लैक एंड व्हाइट में उठा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि सरकारें इस बात को समझें, बेहतर मापदंड बनाए जाएं, चाहे वो लखनऊ में उस कोचिंग सेंटर में आग हो जहां पर ऑटोमेटिक गेट लॉक हो गया, या फिर ये बस। स्थानीय प्रशासन से इस मामले की जांच के लिए 8 लोगों की एक टीम बनाई गई है, लेकिन हम पूछते हैं कि इस जांच का फायदा क्या है। अगर आप इस बस के आरटीओ रजिस्ट्रेशन को देखेंगे तो इसमें भी बहुत बड़ा झोल है। इस झोल को आज हम एक नया नाम देना चाहते हैं। यह नाम है ऑल इंडिया बस स्कैम। यह नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमारे देश में एसी खटारा बसों का फर्जी ऑल इंडिया परमिट बनाया जाता है। कई बार यह परमिट पूरी तरह खरीदा गया होता है। कैसे, उसे इस बस के उदाहरण से समझिए। यह बस इंदौर की मशहूर हंस ट्रैवल्स कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन अरुणाचल प्रदेश के किसी सुदूर इलाके में कराया गया है। इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी अरुणाचल प्रदेश में जारी हुआ है। अब आप पूछेंगे कि इसमें फर्जीवाड़ा क्या हुआ, तो आरोप है कि जब ऐसी बसों का रजिस्ट्रेशन होता है तो इनका फुल इंस्पेक्शन किया जाता है और इन बसों की हालत इतनी खराब होती है कि अगर सही से इनकी जांच हो जाए तो इन्हें कभी ऑल इंडिया परमिट ना मिले। और यही वजह है कि ऐसे मामलों में आरोप लगता है कि एजेंट के जरिए इन बसों का दूर किसी राज्य में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और इसके लिए वहां इन बसों को फिटनेस की जांच के लिए भेजा ही नहीं जाता है। सोचिए क्या कमाल हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग बेईमानी कर रहे हैं, लोग बेईमानी कर पाते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम उन्हें बेईमानी करने देता है। जब ऐसे लोग जिंदा जलकर मर जाते हैं तो यही सिस्टम कहता है कि इस पूरे मामले की अब जांच होगी। इस घटना में एक और बड़ा आरोप यह लग रहा है कि जो ड्राइवर था उसे शराब के नशे की लत थी, इसी कारण उसे नींद की झपकी आई, हादसा हुआ। साल 2024 में हमारे देश में शराब पीकर गाड़ी, बस, ट्रक चलाने के कारण 8,277 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें कुल 3,204 लोगों की मौत हुई, 8,046 लोग घायल हुए। यानी हमारे देश में हर दिन 8 लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि कोई बस ड्राइवर, कोई ट्रक ड्राइवर, कोई कार ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा होता है और हमारा सिस्टम रोक नहीं पाता। अगर सिर्फ दिल्ली या आगरा यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो 2012 से 23 के बीच 44% सड़क हादसे नींद की झपकी आने के कारण हुए। इस हफ्ते भी लखनऊ से नोएडा जा रही एक डबल डेकर बस का यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ, 4 लोग मारे गए। जबकि एक दिन पहले उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जो हादसा हुआ उसमें एक कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। उस हादसे में भी ड्राइवर को नींद की झपकी आई थी। यानी आप सोचिए कि हमारे देश में हजारों लोग इसके कारण मर जाते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम सिर्फ चालान का पैसा वसूल कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है। आज हम एक सवाल पूछते हैं कि ट्रैफिक चालान या जुर्माने की व्यवस्था क्यों आई थी? इसलिए आई थी ना कि ताकि लोग ट्रैफिक नियमों पर गंभीरता से पालन करें, सड़क हादसे ना हो। आंकड़े बताते हैं कि इस देश में ट्रैफिक चालान से होने वाली कमाई तो दिन रात बढ़ रही है, लेकिन सड़क हादसों में कितनी कमी आई है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मुताबिक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 के बीच 18 करोड़ 14 लाख चालान जारी हुए, जिन पर 12,631 करोड़ रुपए का जुर्माना सरकारी खजाने में आया। अब चालान तो बढ़ गया, लेकिन इससे सड़क हादसों में मौतें कम नहीं हुई। 2019 से 23 के बीच ही 21,83,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई। और इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या हमारी ट्रैफिक पुलिस का काम अब सिर्फ चालान काटना रह गया है? एक और कड़वा सच यह है कि सड़कों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनमें चालान तो काटा जा सकता है, लेकिन उनसे सड़क हादसों को रोकने की कोशिश नहीं हो रही है। हाल ही में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक गाड़ी रिवर्स हो रही थी। पीछे आ रही गाड़ी से जोरदार टक्कर हुई, 4 लोग मारे गए। ये देखिए, सोचने वाली बात है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन अगर ये कैमरे भी सिर्फ चालान करने तक सीमित हो जाएंगे तो सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कैसे रोका जाएगा?
जिस लोहागढ़ किले से सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दिया, उस जगह को लोग सिया पॉइंट क्यों कह रहे हैं और इस सिया पॉइंट को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ क्यों मड़ रही है? लोहागढ़ किले का इतिहास 1000 साल पुराना है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवाओं की कई कहानियों के अपने अंदर समेटे हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग इन कहानियों और इस इतिहास को जानने के लिए इस किले में नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि वो ये देखने के लिए जा रहे हैं कि सिया ने केतन को किस जगह से धक्का दिया, ये जगह कैसी थी। लोहागढ़ विसापुर विकास मंच के अध्यक्ष सचिन टेकावड़े का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में लोहागढ़ किले पर आने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लोगढ़ ये जगह है। आमतौर पर मानसून के मौसम में वीकेंड पर यहां 10,000 लोग पहुंचते थे, जबकि सामान्य दिनों में ये संख्या 800 से 1,000 के बीच रहती थी। लोगढ़, लेकिन इस साल बारिश देर से हुई और इसीलिए जून में पर्यटक कम थे। लेकिन फिर केतन हत्याकांड हुआ, उसके बाद लोगों का रुख बदल गया। लोहगढ़ किले के कर्मचारियों के मुताबिक कई पर्यटक अब सीधे उनसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि वो जगह कहां है जहां केतन को सिया ने धक्का दिया था। कुछ लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ सिर्फ इसलिए वहां पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल्स में इस मामले के बारे में सुना है तो उनको भी फोटो डालनी है। मुंबई, पुणे और नासिक से आने वाले युवाओं में इस घटना को लेकर बहुत उत्सुकता देखी जा रही है और इन युवाओं का कहना है कि उन्होंने पहले कसारा घाट में ट्रैकिंग का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन लोहगढ़ मामले की चर्चा सुनी तो प्लान बदल दिया, लोहगढ़ आने का फैसला किया। और सबसे अजीब बात तो यह है कि लोग जिस जगह को सिया पॉइंट का नाम दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो वहां रुककर यह देख रहे हैं कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या था कि सिया ने केतन को यहीं से धक्का देकर मारने का फैसला किया। सोचिए, जिस किले में लोग कभी वीरता, विरासत को समझने आते थे, वहां अब कुछ लोग सिर्फ इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि वो उस चट्टान को अपनी आंखों से देख सके जिसे सोशल मीडिया ने सिया पॉइंट का नाम दे दिया है। यानी लोहगढ़ भी वही है, इतिहास भी वही है, उसकी दीवारें भी वैसी हैं, बदली है तो सिर्फ लोगों की नजर, जो अब अतीत की शौर्य गाथा से ज्यादा वर्तमान की एक सनसनीखेज कहानी को खोज रही है। और ऐसा करने के पीछे कई कारण हैं। पहला, सोशल मीडिया ने इस घटनास्थल को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। मौजूदा वक्त में यह ट्रेंड बन गया है, जब किसी जगह की तस्वीरें, वीडियो, चर्चाएं लगातार वायरल होने लगती हैं तो अचानक लोगों की जो बकेट लिस्ट है कि भाई कहां कहां जाना है, उनमें वो बकेट लिस्ट में शामिल हो जाती है। और यहां भी ऐसा ही हुआ है। आज लोग जब लोहगढ़ किले में पहुंच रहे हैं तो वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं कि उन्होंने उस पॉइंट को देख लिया जहां से सिया ने केतन को धक्का दिया, मतलब टिक मार्क हो गया। दूसरा, ये हमारे समाज में बढ़ते डार्क टूरिज्म के बारे में बताता है, जिसमें लोग चर्चित अपराधों के घटनास्थल पर जाकर वहां की चीजें देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर चल रही इस बहस का हिस्सा बनना चाहते हैं, वहां की फोटो, वीडियो, अपनी मौजूदगी दर्ज करके पोस्ट डालना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब साल 2024 में मेरठ में, अगर आपको याद हो, मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत का शव नीले ड्रम में चुनवा दिया था, तब हर कोई नीले ड्रम के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहता था। और उस वक्त नीले ड्रम का ऐसा खौफ पैदा हुआ कि कई शहरों के बाजारों से नीले ड्रम की बिक्री बंद हो गई, उसकी जगह लाल, हरे, पीले ड्रम बाजार में बिकने लगे। कहने का मतलब यह है कि आज सोशल मीडिया के युग में ऐसी घटनाएं लोगों के बीच चर्चा का विषय बनती हैं। इसके बाद कहीं घटनास्थल को देखने के लिए पर्यटक बढ़ने लगते हैं, कहीं नीले ड्रम की बिक्री पर असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होता था, आज भी जहां बड़ी घटनाएं हुई हैं, जब लोग जाते हैं तो वो उन घटनाओं के लिए उन्हें याद रखते हैं। जैसे पिछले साल लाल किले में मेट्रो स्टेशन के पास जो कार ब्लास्ट हुआ था, उस आतंकी हमले के बाद अब जब भी लोग वहां से जाते हैं तो ये सवाल पूछते हैं, क्या इसी जगह पर यह हमला हुआ था? ये कई जगहों पर होता है। यहाँ एक और चीज ये देखनी होगी कि कोई घटना
लगातार समाचारों या सोशल मीडिया पर छाई रहती है, तो लोगों को लगता है कि अगर वो उस जगह को देख ले तो उस कहानी को बेहतर समझ पाएंगे। यानी इस मामले में लोग सिर्फ लोहगढ़ किला या सिया पॉइंट देखने नहीं जा रहे, बल्कि वो एक चर्चित घटना को अपने अनुभव का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। और इसका एक कारण यह भी है कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज को अब स्तब्ध कर रही हैं। हालांकि यहां हम ये भी कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो लोग लोहगढ़ किले के इस वीडियो को नया वीडियो बताकर शेयर कर रहे हैं, वो गलत जानकारी दे रहे हैं। लोहगढ़ किले में पर्यटकों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन पर्यटकों की भीड़ का ये वीडियो साल 2023 का है। ये नया वीडियो, अचानक भीड़ पहुंचने का ये नया वीडियो सही नहीं है। खैर, इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि केतन अग्रवाल को अपनी मंगेतर सिया गोयल पर पहले से ही शक था। पुलिस के अनुसार केतन ने कई बार अपने परिवार से पूछा कि क्या शादी तय करने से पहले सिया के बारे में पूरी जानकारी जुटाई गई थी। उसका कहना था कि जब भी वो सिया को फोन करता है, उसका फोन हमेशा बिजी आता है और बातचीत के दौरान वो बार बार चेतन चौधरी का जिक्र करती थी। केतन को शक था कि सिया किसी और के साथ रिश्ते में हो सकती है, लेकिन परिवार ने उसे ये समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं और सिया का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और चेतन सिर्फ उसका दोस्त है। यही नहीं, केतन और सिया को परिवार को अपने रिश्तेदारी और बढ़ाना चाहते थे। वो केतन और सिया की शादी के बाद केतन की बहन से सिया के भाई साहिल की भी शादी करने के बारे में सोच रहे थे और दोनों परिवारों के बीच यह तय हुआ था कि एक बार केतन और सिया की शादी हो जाएगी तो इस रिश्ते पर भी बात होगी। लेकिन इससे पहले यह घटना हो गई। सवाल यह उठता है कि अगर केतन को इस रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो उसके परिवार ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया। अगर केतन के माता पिता ने उसके शक को संजीदगी से लिया होता, पड़ताल होती, तो केतन की जान बच सकती थी, ये हत्या नहीं हो पाती। खैर, इन सब के बीच सिया गोयल का एक नया वीडियो आया है जिसमें वो किसी से फोन पर बात कर रही हैं और बहुत तेजी से ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। अब शब्दों का इस्तेमाल करती हुई देखी जा रही है। ऐसे अब शब्द हैं जो हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। बहरहाल, ये घटना इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि हमारा समाज भी इस पर बटा हुआ नजर आ रहा है। आज ही ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एंड सर्जन्स एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष और डेंटिस्ट डॉक्टर मुस्कान सोनी को तत्काल प्रभाव से 5 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। अच्छा, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वजह क्या थी? इस निलंबन का कारण यह है कि डॉक्टर मुस्कान सोनी ने इंस्टाग्राम पर केतन अग्रवाल के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और ये कहा था कि अगर केतन अग्रवाल ने अपनी हेयर विग को लेकर झूठ बोला तो इसके लिए तो उसे मरना ही था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद डॉक्टर मुस्कान सोनी पर कार्रवाई हुई, उन्हें पद से हटाया गया। देखिए, अब इस वीडियो को देखिए जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी विवाद हो रहा है और ये वीडियो काफी वायरल है। दावा है कि मेट्रो में सफर के दौरान एक लड़की उस मशहूर नॉवल को पढ़ रही थी जिसका शीर्षक है हाउ टू किल मैन एंड गेट अवे विद इट। ये एक डार्क कॉमेडी और साइकोलॉजिकल थ्रिलर किताब है जिसे कैटी ब्रेंट ने लिखा है, लेकिन दावा है कि इसे मेट्रो में एक लड़की पढ़ रही थी जिसका वीडियो एक लड़के ने रिकॉर्ड कर लिया, इसे वायरल कर दिया। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते और ये भी कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं सही नहीं है। अगर एक किताब से किसी लड़की को जज किया जाएगा या उस पर सवाल उठाए जाएंगे तो ये हमारे समाज में महिला विरोधी भावना को बढ़ावा देगा और ऐसा नहीं है कि आपराधिक घटनाएं एक वर्ग के खिलाफ होती हैं और एक वर्ग ही करती है। आज ही नोएडा से खबर आई, एक महिला को उसके हनीमून पर उसके पति ने खाई में धक्का देकर मारने की कोशिश की। इन दोनों की शादी 30 अप्रैल को हुई थी और हत्या की एक कोशिश 4 मई को हुई। हम मानते हैं कि केतन के साथ जो हुआ या उससे पहले जिन घटनाओं में किसी भी लड़के की हत्या की गई वो घटनाएं डराती हैं, लेकिन इन घटनाओं के बाद हर महिला को शक की नजर से देखना या इस तरह की बातें सोशल मीडिया के जरिए फैलाना कि भाई लड़कियां अपने पतियों को मार देंगी या मंगेतरों को मार देंगी, ये कतई सही नहीं। और अब आपको शौर्य के साथ संस्कार दिखाते हैं। ये तस्वीर देश के नए आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ से जुड़ी है। कार्यभार संभालने के बाद जनरल धीरज सेठ ने एक ऐसे भावुक क्षण को जिया जिसने पूरे भारत का दिल जीत लिया। जब जनरल धीरज सेठ ने आर्मी चीफ के रूप में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया तब उनका परिवार भी वहां पर मौजूद था। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद अपने पिता और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ को सल्यूट किया, उनके पैर छुए। आर्मी चीफ धीरज सेठ के पिता लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ 1997 में भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे।
दिलचस्प बात यह है कि उस समय जनरल धीरज सेठ कैप्टन के पद पर कार्यरत थे। इस खास मौके पर जनरल धीरज सेठ के छोटे भाई रियर एडमिरल रवनीश सेठ भी अपने बड़े भाई और नए सेना प्रमुख को सल्यूट करते नजर आए। रियर एडमिरल रवनीश सेठ इंडियन नेवी में वरिष्ठ अधिकारी हैं। देखिए। नेशनल डॉक्टर्स डे है और इस दिन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के लिए असली डॉक्टर्स के पास ही जाएं। और आज वो दिन भी है जब हम और आप मिलकर इस महान, जिसे नोबेल प्रोफेशन कहा जाता है, उन डॉक्टर्स को हमेशा धन्यवाद दें जिन्होंने अपनी जिंदगी में ना घर का बर्थडे देखा, ना अपनी बीमारी देखी, बल्कि बस मरीजों का इलाज किया, समर्पित किया है जीवन समाज के लिए। लेकिन असली डॉक्टर्स की बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि असली से हमारा मतलब है सोशल मीडिया पर हेल्थ टिप्स देने वाले हर व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा मत करिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम में फर्जी हेल्थ एक्सपर्ट, फर्जी डॉक्टर्स की एक टोली पकड़ी गई। मोटापा कम करने के नाम पर लोगों को ठग रही थी। ऐसे तो कई सारे संदेश आपको भी आते होंगे। हमारे देश में जानते हैं हर 4 में से एक व्यक्ति मोटापे का शिकार है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के मुताबिक 24% महिलाएं, 23% पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं। और यही वजह है कि देश में हेल्थ इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ी, जिसमें सबसे ज्यादा मोटापा कम करने के उपाय बताए जा रहे हैं। लेकिन इसकी आड़ में कई ठग भी मार्केट में उतर चुके हैं जो मोटापा कम करने के नाम पर आपको चूना लगाते हैं। गुरुग्राम में एक कॉल सेंटर, और उस कॉल सेंटर के माध्यम से मोटापे को कम करने के नाम पर लोगों को खूब ठगा जा रहा था। सूरत पुलिस ने यहां से 150 लड़कियों, 20 लड़कों को पकड़ा है जो फर्जी हेल्थ एक्सपर्ट्स, फर्जी डॉक्टर्स बनकर लोगों को फंसाते थे। सूरत पुलिस को अपनी छापेमारी में पता चला कि इनके शिकारों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। इन लोगों के पास मोटापा कम करने, हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ी एक खास स्क्रिप्ट थी, जिसे बोलकर ये लोग अलग अलग लोगों से करीब 80 करोड़ रुपए की वसूली कर चुके थे। 80 करोड़। क्यूरस साइंस एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, यही नाम था। और ये कंपनी 30 दिन में वजन करने का दावा करती थी। जैसे ही कोई व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनके विज्ञापन से जुड़ता था, वैसे ही गुरुग्राम के कॉल सेंटर से उनके पास एक लड़की का कॉल आता जो खुद को हेल्थ एक्सपर्ट बताती। कॉल सेंटर की यह लड़की मेडिकल सलाह के लिए किसी डॉक्टर से कॉल कनेक्ट कर देती थी जो उसी कॉल सेंटर में मौजूद दूसरा व्यक्ति होता था। ये अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नामों से खुद को डॉक्टर्स, कभी हेल्थ एक्सपर्ट्स, ये डॉक्टर फर्जी मेडिकल फाइल, बीएमआई जैसे कई फर्जी रिपोर्ट्स बनाकर ग्राहक को डराते थे। इसके बाद मोटापा कम करने के नाम पर दवाओं की किट, कंसल्टेशन की फीस का खेल शुरू होता था। लोगों का वजन कम हो या ना हो, क्या मतलब, बल्कि ये हर बार अलग अलग तरीके से लाखों रुपए वसूल कर लेते थे। खास बात यह थी कि कंपनी कैश में डील करती थी। कंपनी के एजेंट ग्राहक के घर जाते थे, कैश लेते थे, एक फर्जी हेल्थ किट दे देते थे। इस गैंग का भंडाफोड़ तब हुआ जब एक महिला की शिकायत पर सूरत पुलिस ने जांच शुरू की। महिला की शिकायत थी कि कंपनी ने उससे 81 लाख रुपए मांगे और उसे कहा कि अगर नई दवा नहीं ली गई तो पुरानी दवा से उसे साइड इफेक्ट होगा जो घातक साबित होगा। पुलिस ने जाल बिछाकर पैसा देने के बहाने कंपनी के एक एजेंट को पकड़ा। तब जाकर गुरुग्राम के इस फर्जी हेल्थ सेंटर का पर्दाफाश हुआ। इस फर्जी कंपनी के बड़े अधिकारी अभी भी फरार हैं। अगली बार जब भी आपको लगे कि आपको वजन कम करना है तो किसी फर्जी एक्सपर्ट के झांसे में मत आइए। असली डॉक्टर, असली हेल्थ एक्सपर्ट के पास ही जाकर सलाह लीजिए। देश में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। सबसे बड़ा गुनाह है बैंकों के हजारों करोड़ रुपए डकार कर विदेश उड़ जाना, विकास के नाम पर फाइलों में करोड़ों का घोटाला कर देना, या गरीबों के हक के करोड़ों डकार जाना। शायद नहीं, क्योंकि ये काम बड़े लोग बड़ी आसानी से अंजाम दे देते हैं, इसीलिए सिस्टम इसे इतनी जल्दी गुनाह नहीं मानता। सालों सालों तक केस चलता है। इस देश की व्यवस्था की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है अधिकारियों की मीटिंग के बाद बचे हुए कुछ बिस्किट और बची हुई थोड़ी सी चाय पत्ती उठा लेना। यह गुनाह इतना संगीन माना गया कि झारखंड में इसके लिए एक अदने से चपरासी की
17 साल पुरानी नौकरी छीन ली गई क्योंकि बचे हुए कुछ बिस्किट्स उठा लिए थे। झारखंड के बोकारो में रंजीत कुमार हिमांशु 2005 से जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट पर चपरासी की नौकरी कर रहे थे। 17 साल तक ईमानदारी से साहबों की डांट खाई, पानी पिलाया, चाय पिलाई, लेकिन फिर एक दिन इन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने सरकारी संपत्ति का निजी इस्तेमाल किया है। वो बेशकीमती सरकारी संपत्ति क्या थी? साहबों की मीटिंग के बाद बचे हुए चंद बिस्किट और थोड़ी सी चाय पत्ती। इसके लिए मार्च 2022 में कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। नोटिस में चाय पत्ती बिस्किट की जगह लिखा गया सरकारी सामान का निजी इस्तेमाल। शायद साहबों को डर था कि चाय पत्ती बिस्किट जैसे सरकारी सामान का नाम लीक होने से देश की सुरक्षा खतरे में ना पड़ जाए। फिर 2 महीने बाद चंद बिस्किटों की डकैती के जुर्म में जानते हैं इनकी नौकरी से इनको बर्खास्त कर दिया गया। 9,950 ये थी इनकी तनख्वाह। 17 साल काम किया इस तनख्वाह पर, और 17 साल इस तनख्वाह पर काम करने वाले इस संविदा कर्मचारी ने हार नहीं मानी। मामला अदालत पहुंचा और आखिरकार झारखंड हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा। हाईकोर्ट ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सजा बहुत ज्यादा कठोर है, पूरी तरह गलत है। कोर्ट ने चपरासी रणजीत हिमांशु की बर्खास्तगी को तुरंत रद्द किया, नौकरी पर वापस रखने और 50% बकाया वेतन देने का आदेश सुनाया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि गलती तो हुई थी, इसलिए पूरी क्लीन चिट नहीं मिलेगी, लेकिन नौकरी से निकालना सरासर नाइंसाफी है। चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जरा इस व्यवस्था का तराजू तो देखिए। बड़े बड़े साहब फाइलों के नीचे से चाय पानी के नाम पर करोड़ों डकार जाते हैं, वहां सिस्टम आंखें बंद रखता है। लेकिन एक चपरासी ने शाम को बची हुई थोड़ी सी चाय पत्ती और कुछ बिस्किट क्या जेब में रख ली, खजाने पर हमला मान लिया गया। खैर, देर से ही सही, झारखंड हाईकोर्ट ने इंसाफ की चाय में चीनी बराबर कर दी। रणजीत हिमांशु को उनकी नौकरी वापस मिलेगी, लेकिन यह मामला हमारी व्यवस्था की उस दोहरी मानसिकता का सबूत है जो छोटे लोगों पर बाज की तरह झपटती है, लेकिन बड़े मगरमच्छ उनके सामने यही व्यवस्था भीगी बिल्ली बन जाती है।